हेलो गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की जो हम दिन का शुरुआत कर रही हूँ वो धरती माता को प्रणाम से कर रही हूँ, क्योंकि आज एक्चुअली मैं डेली पापा को देखती थी कि धरती माता को प्रणाम करते हैं, तो मैं भी पापा को देख देख के मैं भी सीख गई हूँ प्रणाम करने के लिए। चलिए हम चलते हैं, मिलेंगे चाय के साथ। जी, मैं अभी चाय बना रही हूँ और ये चाय मेरी बन चुकी है। ये और चाय इसके बाद रही और सुबह हो चुकी है। हमने नहाया नहीं है अभी तक और आज ठंड बहुत है तो हम नहीं नहाने वाले हैं गाइस। तो चाय वाय पीने के बाद हमने सोचा चलो क्यों ना अब मैं थोड़ी सी स्टडी कर लूँ, तो वही मैं कर रही थी, तो थोड़ा सा हमने शूट किया था। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो 7वां चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है, जैसे कि आपको पिछली वीडियो में भी पता चला होगा। और मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया था, इसीलिए मैं सोची आज ना आप सबके साथ पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके बताना चाहूँगी इसके बारे में। तो पहले मैंने पहले सुबह उठा और धरती माता को प्रणाम किया। उसके बाद हम चाय वाय बना करके पढ़ने बैठ गए, वो आपको मिल जाएगी। जैसे कि हम आज 7वां चैप्टर कंप्लीट किए, तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है। अशोक के बारे में, अशोक का कौन था चंद्रगुप्त, और ये जो चंद्रगुप्त थे ये कितने वर्ष पहले इन्होंने इस वंश की स्थापना की थी। और हम इसके बारे में जानेंगे। साम्राज्य और प्रशासन के बारे में, कैसे चलते थे, पाटलिपुत्र पर सम्राट का सीधा नियंत्रण कैसे होता था, और अशोक और कलिंग युद्ध के बारे में हम थोड़ा सा बातें करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स कंटिन्यू। जैसे कि हमको पता है कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं ये 3 नामों से जाने जाते हैं। एक सॉरी विष्णु गुप्त इसका ओरिजिनल नाम है, ठीक है। और इसको हम चंद्रगुप्त के नाम से भी जानते हैं और कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये जो स्थापना हुई थी ये 2300 साल पहले इस वंश की स्थापना हुई थी। और ये अशोक जो हैं क्या कहते हैं, देखिए मैंने आपको 3 नाम बता दिया, विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य के बारे में हम मतलब जानते ही हैं, कौटिल्य और चाणक्य। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि ये अशोक के कौन थे, राइट। और हाँ, चलिए अब कौटिल्य जो हैं इन्हीं को कहते हैं चंद्रगुप्त को। उस कौटिल्य ने अर्थशास्त्र का नाम एक मान लीजिए नोट्स है जो ये इसमें ये इकोनॉमी वाली अर्थशास्त्र नहीं है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उस दिन जब मेरी क्लास हो रही थी तो मैंने थोड़ी सी पॉइंट रखा था इसके बारे में। ये राज्य कैसे चलता है इन सब चीज़ें लिखा हुआ है इस बुक में, अर्थशास्त्र की बुक में। और ये राजधानी जो इसकी थी, इन्होंने जो बनाया था चंद्रगुप्त ने, पाटलिपुत्रम और उज्जैन तक्षशिला, जो कि बिहार में है ये, ठीक है। और हम बात करते हैं अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले कर दी थी, जो कि यहाँ हमने आपको बताया। तो बट हमने इस तरह से रखा हुआ है कि देखो कुछ पॉइंट होते हैं ना लिखने पड़ते हैं, तो मैंने लिख के रखा है। दूसरा पॉइंट क्या है, पाटलिपुत्रम का सीधा नियंत्रण ये आपको बताने वाली हूँ कैसे करते थे। अशोक और कलिंग युद्ध, चंद्रगुप्त के दरबार, यूनानी राजा, ये सारी चीज़ें के बारे में हमने पहले भी बात की हैं, कुछ पॉइंट में बात की हैं। तो चलिए जब याद करने की टाइम आती है ना कि हम याद कैसे कर सकते हैं, तो देखिए हम कैसे याद कर सकते हैं, इस तरह से याद कर सकते हैं। जैसे आपको कोई पूछ लिया, ये नॉर्मल सी क्वेश्चन है, आपको कोई भी पूछ सकता है कि बिंदुसार कौन थे अशोक के। आप थोड़ा सा आपको यही लगेगा कि चंद्रगुप्त ही पिता थे, बट नहीं, बिंदुसार जो थे ये अशोक के पिता थे। और बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त थे, तो अशोक के कौन हुआ, चंद्रगुप्त दादा हुए। तो इस तरह से अगर आप डायग्राम बना के याद रखते हो तो वो आपको याद रहेगी। उसके बाद हम चलते हैं क्या हमने पढ़ा है उस और चंद्रगुप्त के बारे में और अशोक के बारे में।
अब हम देखने वाले हैं, जैसे कि हमने पहला पॉइंट आपको क्लियर कर दिया है। दूसरा पॉइंट क्या है, साम्राज्य और प्रशासन। आप देख सकते हो अशोक मौर्य साम्राज्य का प्रशासन। तो हमने क्या लिखा है, अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग तरीके से शासन किया जाता था। जैसे पाटलिपुत्रम राजधानी थी, इस पे राजा का सीधा नियंत्रण होता था क्योंकि नज़दीक पड़ते थे, इस वजह से। और हम बात करते हैं टैक्स के बारे में। टैक्स के बारे में हम बात करते हैं, टैक्स मतलब कर मतलब टैक्स होता है। टैक्स व्यवस्था कैसी थी, अधिकारी स्वराज को वेतन भी दिया जाता था और स्वराज को एकत्रित करने का काम भी करती थी। और अधिकारी का मतलब है संदेशवाहक। और यहाँ पे भी अशोक में भी वो थे कि गुप्तचर्य मतलब कि गुप्त तरीके से इंफॉर्मेशन पहुंचाना लाना दूसरे देशों से, दूसरे राज्यों से, ये सारी चीज़ें होती रहती थी। और साम्राज्य के कई प्रांतों में बांटा गया था। मौर्य साम्राज्य जो है कई प्रांतों में बांटा गया था। जैसे कि सबसे मेन पॉइंट जो था तक्षशिला और उज्जैन प्रांतीय राजधानी बनाया गया और ये मुख्य नगर थे। ये समृद्ध नगर थे, मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो डेवलप ऑलरेडी थी और इन्होंने किया भी था। इन दोनों पर गवर्नर का द्वारा शासन किया जाता था। जैसे कि गवर्नर का मतलब आप राज्यपाल बोल सकते हो। इस राज्य के द्वारा भी राजा को टैक्स दिया जाता था, भेजा जाता था। जैसे कि कोई हीरे मोती जो भी वहाँ के होते थे, सब कोई उनको टैक्स मिलते थे। अशोक ऐसा पहला शासक था जिन्होंने अभिलेख के माध्यम से शिक्षा दी है हम सबको। यस, आप अभी भी देख सकते हो कि उनके चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके थ्रू फॉलो किया जा रहा है। अब हम बात करने वाले हैं सारनाथ स्तंभ के बारे में, कि आप उसके बारे में क्या जानते हो गाइस। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हम सारनाथ के बारे में थोड़ी सी पॉइंट हमने लिखा है, आप देख सकते हो। जैसे कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। यह स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थर से बना है और इसकी जो लंबाई के बारे में बात कर सकते हैं, 45 फुट की लंबाई है। और निचला हिस्सा जो है वो छोड़ करके बाकी हिस्सा गोलाकार है। मौर्य साम्राज्य में कहाँ कहाँ अभिलेख मिला है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे तो हमने लिख के रखा हुआ है कहाँ कहाँ मिला है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो देख सकते हैं। कलसी, मेरठ, ब्रह्मपुर, गुज्जर, कौसबी, इलाहाबाद, बनारस आप बोल सकते हो, सारनाथ, लुम्बिनी, रामपुरबा, पाटलिपुत्र, ये सारी चीज़ें इतने सारे हैं। तो इसमें से आपको 4-5 याद रखने होंगे। अगर इंटरव्यू में पूछ लिया तो आप बता सकते हो, और अच्छा ही सोचो कि इंटरव्यू आपकी भी हो। और जब हम मध्य भारत की बात करें, थोड़ी सी हमने लिखा है, मध्य भारत में ज़्यादातर, वहाँ पे ज़्यादातर हिस्सा जंगल में बड़े बड़े रहते थे। और वहाँ के लोग जो होते थे वो शिकार करते थे और कनमुंद फल फ्रूट खाते थे। तो ये सारी चीज़ें हुई। अब हम बात करने हैं, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है अशोक के धम्म के बारे में, है ना। तो क्या बात करने वाले हैं, सम्राट अशोक के धम्म के व्याख्या के प्रकार हम बताने वाले हैं। अशोक के धम्म, ठीक है। धम्म और नैतिक मूल्यों के सिद्धांतों का समावेश था। संहिता और अहिंसा और सद्भाव को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया था। और उसके बाद इसमें बात करते हैं अशोक के धम्म के कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं उसके बारे में बात करेंगे। पहला पॉइंट था बड़ों को, शिक्षकों को, माता पिता और सबको सम्मान देने होते हैं। दूसरा पॉइंट है सभी के साथ दयालु व्यवहार करना। तीसरा पॉइंट है एक दूसरे के धर्म और विश्वासों का सम्मान करना। यस, कोई भी धर्म हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी हो, अपने अपने धर्मों पर विश्वास रखो और उन चीज़ों पे ज़्यादा टॉपिक ना उठाएं तो अच्छी बात है। और जहाँ पे उठ रहा है टॉपिक, अगर आपके धर्म को नीचा दिखाया जा रहा है तो अशोक ने कहा है कि वो इंसान नहीं होता है। अगर वहाँ पे हो रही है तो वहाँ से हट लो, या तो आप भी बात रखो। और अशोक धर्म के नियम के बारे में बात करते हैं। क्या क्या नियम थे। पहला नियम साधुता, और दूसरा कल्याणकारी कार्य करना। तीसरा नियम था पाप रहित होकर जीवन जीना, और चौथा था मधुर भाषा बोलना, और पांचवा था दूसरों के प्रति मधुर और विनम्र व्यवहार करना, और छठा था
दान करना, और 7वां था शुचिता, और 8वां था सदाचारी जीवन जीना। अशोक के धर्म का मकसद व्यक्ति का नैतिक विकास करना। ये क्वेश्चन आ सकती है कि अशोक के धर्म का क्या दूसरों को और नैतिकता के बारे में विचार करना, मतलब आदेश देना था। तो ये थोड़े से पॉइंट अगर आप याद रखते हो तो हो सकता है। तो गाइस ये 7वां चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब मैं 8वां चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ। तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करती हूँ, फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए बाय बाय गाइस, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग भी इसी तरह पढ़ते रहें। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।